हेलो एवरीवन, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का। क्लास 21 हमारी चल रही है, इसका पार्ट 1 हमने कवर कर लिया है और अब पार्ट 2 की बात करते हैं। पार्ट 1 में हमने यहाँ पर प्रोबेबिलिटी जो थ्योरम जो थी हमारी सम ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशंस उसके ऊपर कवर कर लिया। पार्ट 2 की तरफ बढ़ते हैं। तो पार्ट 2 में हमारे पास अगला जो कॉन्सेप्ट आता है वो है कंपोजिशन और प्रोडक्ट ऑफ टू लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। अब हम जानते हैं कि कंपोजिशन ऑफ टू लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है। ये कॉन्सेप्ट ठीक उसी तरीके से है जैसे हमने फंक्शंस का चैप्टर पढ़ा था और वहां पर हमने कंपोजिशन ऑफ टू फंक्शंस पढ़े थे। यस, एग्जैक्टली उसी ट्रैक पर काम करेगा क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन एक मैपिंग होती है। तो इस कॉन्सेप्ट को समझते हैं पहले। कंपोजिशन ऑफ टू लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन किस प्रकार से फॉर्म में आती है, क्या कंपोज किया जाता है कि एक नया फंक्शन, एक नया लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन जनरेट होता है। और ये जो मैपिंग हमारी बनकर तैयार होगी एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन ही होगी। इस बात को हम प्रूव भी करेंगे। और पहले जान लेते हैं एक बार कि ये कंपोजिशन जो बनती है वो डिफाइंड किस प्रकार से होती है, फिर नेक्स्ट हम ये भी प्रूव करेंगे कि ये कंपोजिशन एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन भी होती है। ठीक है, तो चलिए। तो पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि कंपोजिशन बनती किस प्रकार से। थोड़ा ग्राफिकली इस चीज को समझते हैं। अगर हमारे पास T1, अगर हमारे पास T1 U से V कोई लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है और T2, एक T2 ट्रांसफॉर्मेशन और है हमारे पास। ठीक है, एक T2 है, वो हमारी V से W है। तो इसमें इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है, इंटरेस्टिंग बात ये है कि अगर T1 U से V जा रही है तो T2 V से W जाएगी। तो कहीं ना कहीं इसके जो रेंज के अंदर एलिमेंट्स आएंगे वो इसकी डोमेन में जाएंगे। ये बात यहां से नजर आ रही है, साफ साफ क्लियर कट है। अगर यहां इस वेक्टर स्पेस के अंदर जो एलिमेंट्स आएंगे, कहने का मतलब जो इमेजेस बनकर आएंगी वो रेंज के अंदर जाएंगी। अगर वो रेंज इसके डोमेन में, ये डोमेन है इसकी, ये कोडोमेन है, इसकी डोमेन में नहीं जाते हैं तो फिर कंपोजिशन डिफाइंड नहीं होगी। सीधा सा अर्थ है, अगर आप यहां से यहां आ रहे हैं फिर यहां से वहां जा रहे हैं तो आपस में एक दूसरे को कंपोज कर रहे हैं, तो यहां ये कनेक्शन पॉइंट है भैया, ये इनका कनेक्शन है। और ये कनेक्शन कब बनेगा, ये कनेक्शन कब बनेगा, जब यहां इस इमेजेस के सेट में जो वेक्टर्स आएंगे, जो एलिमेंट्स आएंगे, ठीक वही वेक्टर्स, वही इमेजेस का सेट कहीं ना कहीं यहां इसके डोमेन में जाना चाहिए, तभी कनेक्शन बन पाएगा, वरना अधूरी बातें रहेंगी दोस्त। ये बात सबसे पहली पॉइंट आपको दिमाग में रखनी है। अब कॉन्सेप्ट क्या कहता है, देखिए कंपोजिशन का ये कहता है कि अगर T1 U से V कोई लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, इस बात को समझने का प्रयास करें, कुछ इस प्रकार से ग्राफिकली समझे। जैसे मान लेते हैं ये हमारा U है और ये हमारा V है। क्लियर है, ये हमारे पास एक ट्रांसफॉर्मेशन है, यानी कि एक मैपिंग है। ट्रांसफॉर्मेशन कह रहा हूं, इट मीन ये मैपिंग तो है ही हमारे पास। तो अगर यहां से एक एलिमेंट में U लेता हूं, U बिलोंग्स टू U लेता हूं, है ना, तो इसकी जो इमेज बनकर यहां आएगी, ये इमेज इसकी जब बनेगी तो यहां पर आएगी और अंडर द ट्रांसफॉर्मेशन, अंडर द मैपिंग T1 आएगी। तो यहां पर एक एलिमेंट जो आएगा वो T1U इस शकल का आएगा भैया। यस, क्लियर सी बात है ना। अंडर द ट्रांसफॉर्मेशन, अंडर द मैपिंग T1U जो मैपिंग करके आएगा, तो U की जो इमेज बनेगी वो T1U बनने वाली है। क्लियर बात है। अब क्योंकि V एक वेक्टर स्पेस है तो इसके अंदर भी कुछ एलिमेंट्स होंगे, है ना। तो कहीं ना कहीं ये TU1 जो एक एलिमेंट बना है, मतलब इसकी इमेज यहां है, तो कहीं ना कहीं ये जो एलिमेंट है वो भैया इस शकल का है, V का। क्यों, इस वेक्टर स्पेस में V1 V2 V3 इस प्रकार से एलिमेंट्स होंगे। तो हम जनरल वे में मान लेते हैं कि जो इमेज बनकर आई है ये कुछ और नहीं, ये V ही है। कहने का मतलब इस वेक्टर स्पेस में V को हमने नाम दे दिया कि V क्या है, इस U की इमेज है T1U। या फिर यूं कह सकते हैं V की प्री इमेज कौन है, U है ना। ऐसे भी उल्टा पुल्टा हम समझ सकते हैं। ये तो बात होगी T1 की। अब T2 की बात करते हैं। T2 कहता है भैया मैं V से W जा रहा हूं। ठीक है भैया, तो T2 क्या कहता है, मैं जा रहा हूं V से W की तरफ। ठीक है जी, इसने कहा भैया मैं V से W जा रहा हूं। हाँ, तो T2 क्या करेगा, यहां से एलिमेंट उठाएगा, उनकी इमेजेस को यहां पहुंचाएगा अंडर द ट्रांसफॉर्मेशन T2, अंडर द मैपिंग T1। ठीक है, तो यहां से अगर V एलिमेंट, अगर इसमें V1 V2 V टाइप के एलिमेंट हम मान लेते हैं, जनरल एलिमेंट V है, तो V एलिमेंट की इमेज अंडर द ट्रांसफॉर्मेशन, अंडर द मैपिंग T2 क्या आएगी भैया, वो आएगी T2V। जी हाँ, ठीक बात है, सही बात है।
अब इस W के अंदर वेक्टर स्पेस में जो एलिमेंट्स होंगे वो W1 W2 W3 इस प्रकार के होंगे। हम मान लेते हैं इसमें एक W एक एलिमेंट है जो कहीं ना कहीं T2V ही W है ना, क्योंकि इसके अंदर जो एलिमेंट आएंगे हम मान लेते हैं वो क्या है, W है, स्मॉल W है, मान सकते हैं। हाँ, तो हमने कहा दिया कि W ही हमारा T2V है। क्लियर बात है, क्योंकि यहाँ के एलिमेंट की इमेज यहाँ आएगी, तो कहीं ना कहीं ये जो एक एलिमेंट है जो इमेज के रूप में बैठा हुआ है वो W है, हम मान लेते हैं। अब देखिए कनेक्शन बनाते हैं U का W के साथ। अगर आपको U का W से कनेक्शन बनाना आ गया तो दोस्त कंपोजिशन का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, प्रोडक्ट ऑफ टू लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। कैसे कनेक्शन बनता है देखिए, आइए समझते हैं। अगर ये T1 है ट्रांसफॉर्मेशन और ये T2 है, तो एक बात आप नोटिस कीजिए, बड़े कमाल की बहुत सुंदर बात है और छोटी सी बात है, वो ही कई बार एग्जाम में क्वेश्चन बन के आ जाती है। हाँ देखिए क्या कमाल की बात है, मैंने शायद पहले बोला भी है, फिर से रिपीट करा रहा हूं। यहां के एलिमेंट की इमेज बनकर यहां आएगी, यहां पर इमेजेस का सेट बनने वाला है। तो एक बात नोटिस कीजिए आप कि यहां से जो इमेजेस का सेट बनेगा वो इमेजेस किसके लिए है, T1 ट्रांसफॉर्मेशन के अंडर में है, T1 के अंडर सारी घटना घट रही है। लेकिन अगर T2 की बात करें तो वो इमेजेस का जो सेट बना है वो T2 के लिए इसकी डोमेन में बैठा हुआ है। हाँ, T1 के लिए डोमेन और ये कोडोमेन, T2 के लिए ये डोमेन ये कोडोमेन, तो कहीं ना कहीं सारा का सारा कनेक्शन यही बनता है। यहां के एलिमेंट इमेज बनाएंगे तो इसमें जो इमेजेस है, इमेजेस का सेट है, बोले तो रेंज जो है आपकी T1 की जो रेंज है वो T2 की कोडोमेन के अंदर है, सॉरी T2 की डोमेन के अंदर, कोडोमेन तो वो है। तो कहीं ना कहीं इस T1 मैपिंग T1 ट्रांसफॉर्मेशन के अंडर में इन एलिमेंट्स की इमेज जो यहां आ रही है, इमेजेस का जो सेट बन रहा है वो इमेजेस का जो सेट कुछ और नहीं, वो T2 की डोमेन के अंदर ही है। तो एक बात क्लियर कट हो रही है कि जब हम कंपोजिशन करते हैं इस प्रकार से एक ट्रांसफॉर्मेशन का दूसरी ट्रांसफॉर्मेशन के बीच में, तो कहीं ना कहीं एक बात, बड़ी सुंदर सी बात सामने नजर आ रही है कि यहां के एलिमेंट्स की जो इमेजेस है वो इस T2 की डोमेन के अंदर होने चाहिए, अदरवाइज नहीं बन पाएंगी, है ना। ये बात है, क्योंकि एलिमेंट्स यहां से यहां आएंगे और वहां से वहां जाएंगे। अभी मैं आपको कनेक्शन पहुंचाने वाला बताने वाला हूं कि यहां से एलिमेंट यहां कैसे आते हैं, यहां से एलिमेंट यहां कैसे आते हैं, ये बात समझने वाली है। एक तरीके से मशीनरी सिस्टम है, यहां से इनपुट डाला जाता है, आउटपुट वहां से निकलता है और होके जाएगा इस रास्ते से। यहां कुछ सामान डालेंगे और वहां से निकलेगा और यहां इस रास्ते से होकर जाएगा। ये रास्ता तय करेगा कि वहां जाना है कि नहीं जाना है। और इसके लिए कंडीशन क्या है, इस T1 की जो रेंज है वो कंटेन्ड होनी चाहिए T2 की डोमेन के अंदर, यानी कि T1 और T2 की जो कंपोजिशन बनेगी हमारी वो क्या बनेगी, T2 T1। और वो कैसे बनेगी भैया, ऐसे कनेक्शन बनेगा, यूं यूं कनेक्शन बनेगा। और ये जो मैपिंग बनेगी T1 और T2 की कंपोजिशन से, उसको कहते हैं भैया T2 T1। अब देखिए बहुत से को कंफ्यूजन होता है कि सर यहां T1 लिखूं कि यहां T1 लिखूं, मतलब T2 यहां आएगा कि T2 यहां आएगा। अरे भैया बहुत आसान है, शुरुआत कहां से कर रहे हो, T1 से कर रहे हो, तो जिससे शुरुआत कर रहे हो एलिमेंट यहां डाला जा रहा है ना, तो T1 के वेक्टर स्पेस में डाला जा रहा है, तो T1 पहली पोजीशन पर आएगा, T1 राइट साइड पर आएगा, क्योंकि यहां पर एलिमेंट पहले यहां आएगा फिर वहां से यहां आएगा। क्लियर बात है, तो T2 T1 बोला जाएगा। और अक्सर लोग क्या सोचते हैं, भाई T1 आ रहा है फिर T2 आ रहा है तो T1 T2 बनेगा, नहीं भैया, एलिमेंट्स पहले T1 पे डाला जाएगा फिर T1 उसको ट्रांसफर करेगा T2 पर। तो पहले यहां कुछ चीज रखी जाएगी तो T1 पर आएगी, फिर T1 से होके फिर T2 पे जाएगी, तो ये T2 T1 बनेगा। और ये मैपिंग कहां से कहां तक जाएगी भैया, U से W की तरफ, U से W की तरफ, और ये है कंपोजिशन। यस, ये क्या है, अभी थोड़ा बेस बता रहा हूं, फिर डेफिनेशन में आपको वहां पीछे में लेके जाऊंगा, पहले बार बेस आप तक पहुंचा देता हूं। ये क्या है, कंपोजिशन किसका, कंपोजिशन ऑफ T1 एंड T2। यस, और वो कंपोजिशन T1 एंड T2 या फिर इसको प्रोडक्ट ऑफ T1 T2 भी कह सकते हैं, वो किस प्रकार से लिखा जाता है, किस प्रकार से डिनोट किया जाता है, इस प्रकार से डिनोट किया जाता है। अब डिफाइंड कैसे करना है, डिफाइंड बाई
डिफाइंड बाय, अभी वो आपको रट्टा नहीं मारना, मैं समझाऊंगा कि डिफाइंड कैसे होता है, बहुत सुंदर तरीका है समझाने का। देखिए u से हम लोग कहाँ पहुंचे, अंडर द मैपिंग T1 U पहुंचे, तो कहने की T1U हमारा v ही है, मतलब T1U इज इक्वल टू v। अब v एलिमेंट यहाँ है, वो w के पास जा रहा है, मतलब T2 अंडर द मैपिंग होके जा रहा है, तो w क्या है, T2v है। अब देखिए बात समझिए मेरी बात, T2 तो T2 रहेगा, T2 रहेगा, इस v की वैल्यू पुट कर दो, खेल खत्म। v की वैल्यू पुट कर दो, खेल खत्म। v की वैल्यू ये v, यस, इस v की वैल्यू पुट करो। v की वैल्यू क्या है, T1U, यस, तो यहां पर क्या पुट करेंगे ब्रैकेट के अंदर, T1U, और दैट्स इक्वल टू w। ये ही डेफिनेशन है, ये ही डिफाइंड है कि T1 ऑफ T1U, T2 ऑफ सॉरी T2 ऑफ T1U इज इक्वल टू w। यस, तो ये कनेक्शन बनता है बॉस, मतलब ये की वैल्यू पुट कर दी, डिफाइंड हो गया। तो ये मैपिंग है, ये कंपोजिशन किस प्रकार से डिफाइंड हो रही है, मतलब T2 T1 पर कोई एलिमेंट U आ रहा है, मतलब यहां से कोई एलिमेंट उठाया जा रहा है और इस पर लगाया जा रहा है, इस मैपिंग पे लगाया जा रहा है, तो वो किस प्रकार से डिफाइंड हो रहा है, दैट्स इक्वल टू T2 ऑफ T1 ऑफ U। यस, ऐसे डिफाइन हो रहा है, मतलब यहां कोई एलिमेंट लिखा जाएगा, तो मैं आपको थोड़ा समझाना चाहूं, यहां कोई एलिमेंट लिखा जाएगा तो पहले T1 की तरफ पहुंचेगा, फिर T1 उसका यूज करेगा अपने डेफिनेशन का, उसको एक रिजल्ट देगा, एक आउटपुट देगा, फिर वो जो आउटपुट आएगी, वो यहां से जो आउटपुट आई है, वो आउटपुट आपकी कहां जाएगी, T2 के पास जाएगी। ये है रोल, छोटी सी कनेक्शन आपको समझना है स्टेप बाय स्टेप। तो पहले T1 के पास जाएगा, तो यहां से ये जो सामान बनेगा वो सारा मटेरियल T2 के पास जाएगा। तो ये है डिफाइन करने का तरीका, और डिफाइंड होता कैसे, यहां ये है सारा खेल जो मैंने करके दिखाया आपको, क्लियर बात है। तो ये है डेफिनेशन, वहां बताना पड़ेगा फॉर यू कहां से आएगा, यू से, यू कहां से आएगा, यू से आएगा। और ये जो राइट साइड में जो एलिमेंट बन के पूरा, ये पूरे का पूरा एलिमेंट बन के तैयार होगा, वो कहां रहेगा, डब्लू के अंदर रहेगा, इस डब्लू के अंदर रहेगा, क्लियर बात है। ये है कंपोजिशन ऑफ टू लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन T1 एंड T2। याद कीजिए एग्जैक्टली यही मैंने आपको फंक्शन जो हमारे होते थे, f होता था हमारा x से y, g होता था हमारा y से z, और हम क्या करते थे, g ऑफ f x से z डिफाइन करते थे कंपोजिशन ऑफ टू फंक्शंस। याद आ रहा है आपको, मैंने सिखाया था। और हम कैसे लिखते थे, g ऑफ f ऑफ x दैट्स इक्वल टू g ऑफ f ऑफ x फॉर ऑल x बिलोंग्स टू कैपिटल X। याद आ रहा है, याद आया कि नहीं आया बताइए। एग्जैक्टली यही चीजें मैंने आपको पीछे अपने बैकग्राउंड में समझाई है कि नहीं समझाई है, आप कनेक्ट कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं बताइए। सारा सिखाया हुआ है कि नहीं सिखाया हुआ है, यस सिखाया हुआ है ना, वही ट्रैक पर चलेगा सारा, बस ट्रांसफॉर्मेशन है यहाँ पर। तो उम्मीद करता हूँ ये कंपोजिशन समझ में आई है। अब वहां चलते हैं जो मैंने आपको लिखवाया हुआ है, देखिए क्या लिखवाया हुआ है। Let u, v and w be three vector spaces over the field f. Okay. T1 u से v and T2 v से w two linear transformations है। Then the composition, yes, जैसे हम वहां पर लिखते थे g of f, हम लिखते थे f of g, क्या बोलते थे इनको, g of f, f of g। तो यहां पर क्या बोलेंगे, T2 of T1, T2 of T1। कंपोजिशन को ऐसे लिखा जाता है, और मैंने बोला इसको प्रोडक्ट भी कहा जाता है, और प्रोडक्ट ऑफ T2 T1 वो ऐसे लिखा जाएगा। कंपोजिशन है तो ऐसे लिखा जाएगा, प्रोडक्ट है तो ऐसे लिखा जाएगा, मतलब एक ही होता है, चाहे कंपोजिशन बोलिए या प्रोडक्ट बोलिए। ओके। डिफाइंड किस तरीके से होता है मैंने सिखाया आपको, डिफाइंड किस तरीके से होता है, T2 ऑफ T1 U दैट्स इक्वल टू T2 T1 U। मतलब ये तो कंपोजिशन के लिए बोला जा रहा है, ये प्रोडक्ट के लिए, मैंने बोला दोनों एक ही बात होती है। मतलब T2 T1, T2 ऑफ T1 ऐसे डिफाइंड होगा, या फिर प्रोडक्ट बोलिए तो भी ऐसे ही डिफाइंड होगा, है ना। ये दोनों तो एक ही बात होती है, डिफाइंड करने का तरीका ये है। पहले यू कहाँ जाएगा, T1 पर, फिर जो सामान आएगा, मटेरियल आएगा, जो एलिमेंट आएगा वो जाएगा T2 पर। यू कहाँ से आ रहा है, यू से आ रहा है, ठीक है। तो ये हमारे पास डेफिनेशन है ना, समझ पा रहे होंगे आप। मतलब ये जो डेफिनेशन हमने बनाई है, ये जो डेफिनेशन हमने बनाई है, मैपिंग किस प्रकार से है, T2 T1 U से W की तरफ है, और एलिमेंट कहाँ से आता है, U से आता है। तो T2 T1 जब U पर लगेगा, तो U पहले T1 के पास जाएगा, फिर T2 के पास जाएगा, पहले T1 के पास जाएगा, और T1 के पास जाने के बाद आउटपुट क्या देगा,
आउटपुट देगा T1U, फिर वो T2 के पास जाएगा। हमें बताएंगे यहाँ पर फॉर ऑल U बिलोंग्स टू कैपिटल U। ये डेफिनेशन होती है कंपोजिशन की। उम्मीद करता हूँ क्लियर हो गया होगा। चलिए इस कॉन्सेप्ट को क्लियर होने के साथ एक अब कुछ रिजल्ट्स हैं, थ्योरम्स हैं, उनको देखते हैं और प्रूव भी करेंगे उनको, है ना। तो ये पार्ट 2 हमारा चल रहा है। अब देखिए कुछ रिजल्ट्स आपके सामने आए हैं, इनको प्रूव करेंगे बारी बारी से, बहुत काम के हैं, ये इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट एग्जाम में पूछे जाते हैं। एग्जाम में क्वेश्चन ये भी आ जाता है और देखा भी गया है, आया हुआ भी है कि कंपोजिशन, ये एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि T1 एंड T2 टू लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, T1 U से V एंड T2 V से W, इस प्रकार से दो ट्रांसफॉर्मेशन दिया हुआ है। तो क्वेश्चन बनकर ये आता है कि T2 T1 इज डिफाइंड ओनली व्हेन, चार ऑप्शन, या फिर ये पूछ लेगा विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। T2 T1 इज डिफाइंड व्हेन रेंज ऑफ T1 इज सबसेट ऑफ डोमेन ऑफ T2। हाँ डिफाइंड हो जाएगा, ये ट्रू बात है। तो ऐसे गलत बनाकर सही बनाकर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ये पूछ लेगा कि T2 T1 इज नॉट डिफाइंड व्हेन रेंज ऑफ T1 इज नॉट सबसेट ऑफ डोमेन ऑफ T2। सही बात है, डिफाइंड नहीं होगा अगर सबसेट नहीं है तो ऐसे ट्रू फॉल्स में क्वेश्चन बन जाता है। छोटा सा बारीक सी बात है, बिल्कुल बेसिक सी बात है, ये एग्जाम में क्वेश्चन बन जाती है कई बार। अगर आप हम ये सोच के बैठे हैं कि एग्जाम में सिर्फ न्यूमेरिकल ही आते हैं, गुना भाग करना, सोल्व करना, ऐसे जरूरी नहीं है। कॉन्सेप्ट को ही क्वेश्चन बनाकर पूछा जा सकता है, बिल्कुल बेसिक लेवल से, है ना। तो अब कुछ जो थ्योरम्स है इनको देखते हैं और फिर इनको प्रूव भी करेंगे। तो पहली थ्योरम पर आते हैं। थ्योरम नंबर 1 क्या कहती है? कहता है कंपोजिशन ऑफ टू लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन इज अगेन लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। जी हाँ, अभी पीछे मैंने आपको दो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का कंपोजिशन सिखाया है। दो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का कंपोजिशन, एक फंक्शन होता है, एक मैपिंग होती है। अभी हम प्रूव करेंगे कि वो कंपोजिशन एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन ही होती है, यानी कि दो अगर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है आपके पास तो उनकी कंपोजिशन, उनका प्रोडक्ट भैया एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन ही होता है। ये बात प्रूव करेंगे, है ना। चलिए तो पहले पार्ट थ्योरम नंबर 1 प्रूव करते हैं, उसके बाद थ्योरम नंबर 2 में आएंगे, इसके दो पार्ट्स है। तो पहले थ्योरम नंबर 1 को प्रूव करते हैं कि कंपोजिशन ऑफ टू लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन इज आल्सो ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। तो यहां करते हैं, तो टू प्रूव कंपोजिशन of two linear transformations is also linear transformation। हम ये प्रूव करेंगे कंपोजिशन ऑफ टू लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन इज ऑल्सो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। क्लियर है? चलिए तो करते हैं। लेट T1 U से V एंड T2 V से W बी टू लीनियर ट्रांसफॉर्मेशंस। हमने मान ली कि T1 T2 दो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशंस है, करेक्ट है। चलिए अब हमें प्रूव करना है कि इनका जो कंपोजिशन है, जो मैपिंग है, कंपोजिशन मैपिंग है, वो भी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। तो पहले कंपोजिशन बनाते हैं, है ना। देन देयर कंपोजिशन T2 T1 is defined as T2 T1, एक काम करते हैं ऐसे लिखते हैं, देन देयर कंपोजिशन T2 T1 U से W is defined as किस प्रकार से डिफाइंड होता है देखिए, T2 T1 U that's equal to T2 of T1 U, वेहर U कहां से आएगा? U से। यस, U कहां से आएगा? U से। ये डेफिनेशन बड़े काम की है, हमारे सारे सवाल यहीं से, हमारा रिजल्ट यहीं से प्रूव होगा, इसको याद रखना है। अभी कुछ नहीं किया है, एक T1 लिया है, एक T2 लिया है और उनके कंपोजिशन को इस प्रकार से डिफाइंड किया है। ये कंपोजिशन एक मैपिंग हमने डिफाइंड की। अब प्रूव करेंगे कि ये जो मैपिंग है T2 T1 ये भी क्या है? लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है ना। छोटी सी एक बात दिमाग में हमें ये रखनी है कि अगर हम ये प्रूव करना चाहते हैं, अगर हम ये प्रूव करना चाहते हैं कि T2 T1 एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, तो एक्चुअल में हमें करना क्या है? हमें ये करना है, अगर हम ये प्रूव कर दें T2 T1 AU प्लस BV दैट्स इक्वल टू A ऑफ
T2 T1U, क्या समझते हो, सही बात है, प्लस B ऑफ T2 T1V। अगर हम ये वाला काम कर दें तो प्रूव हो जाता है कि लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, और पिछले क्लासेस में हमने यही तो किया है प्रूव करने के लिए, है ना, क्योंकि ये थ्योरम है, ये रिजल्ट है, इसका इस्तेमाल करेंगे हम। जिस प्रकार टी एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होता है तो इस प्रॉपर्टी को होल्ड करता है, तो अगर T2 T1 को हमें लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन प्रूव करना है तो T2 T1 को भी इस प्रॉपर्टी को होल्ड करना होगा। चलिए तो लेते हैं, करते हैं, है ना। तो इसके लिए क्या करते हैं, ले लेते हैं, क्या लेते हैं, लेट दो स्केलर्स लेते हैं, ए और बी बिलोंग्स टू एफ एंड u कोमा v बिलोंग्स टू u। दो वेक्टर ले लिए u से दो वेक्टर ले लिए, और a और b फील्ड यानी कि फील्ड से दो स्केलर ले लिए, करेक्ट है। चलिए अब हम ये लेफ्ट साइड लेके चलते हैं और राइट साइड बनाते हैं, है ना। तो चलिए बनाते हैं, लेट T2 T1 au प्लस bv इज इक्वल टू, अब देखिए समझने वाली बात क्या है, अगर u और v u के वेक्टर हैं, देखिए छोटी सी बात है, मैंने कल ही बताया था, u और v अगर u के वेक्टर हैं और a और b अगर स्केलर्स हैं, तो इनसे कंपोजिशन से जो एलिमेंट बन रहा है, ये एलिमेंट भी कहीं ना कहीं u का ही है ना। अरे भैया दो वेक्टर अगर u में है तो उनका जोड़ करेंगे तो वो u में ही रहेगा, कंपोजिशन बना लेंगे स्केलर से तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो समझने वाली बात ये है, छोटी सी बात समझने वाली है, एक तरीके से ये u का काम करने वाला है। देखो पीछे ये u कहाँ जाता है, u जाता है T1 के पास, देखो पहले u कहाँ जाता है, T1 के पास, है ना। तो इसका मतलब हमारा पहले ये किसके पास जाएगा, T1 के पास जाने वाला है, तो कैसे जाएगा, T2 तो T2 रहेगा, हाँ जी, T1 और उसके पास ये चला जाएगा au प्लस bv, और ये बड़ा ब्रैकेट बंद। समझ पा रहे हो, बिल्कुल सही बात है। अच्छा जी, ये कैसे किया, बाय डेफिनेशन, T2 T1 कंपोजिशन जो है उसकी डेफिनेशन से किया है। अब T2 को थोड़ा साइड में रखिए आप, अब सिर्फ फोकस कहाँ करना है, T1 पर। कहाँ फोकस करना है, यहाँ T1 फोकस करना है। अब क्योंकि T1 एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, तो T1 लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है तो अपनी प्रॉपर्टी को होल्ड पे करेगी, A को बाहर फेंक देगी और T1 U बन जाएगा, ये B को बाहर फेंक देगी और T1 V बन जाएगा। तो T2 तो बाहर है ही ऑलरेडी, बड़ा ब्रैकेट, है ना, बड़ा ब्रैकेट आया, और इसने क्या किया, A को बाहर फेंक दिया। T1 ने क्या किया, T1 ने क्या किया, A को बाहर फेंका और T1 U बना लिया। इसी प्रकार B को बाहर फेंक दिया और T1 V बना लिया। क्यों, क्योंकि T1 एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, जी हाँ। अब यू तो देखिए तो T2 भी एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, हाँ, तो T2 भी अपनी वही काम करने वाली है। अब समझ उस काम कब करेगी ये, देखिए T1 ने ये काम कब किया, जब ये एक एलिमेंट है किसका, U का, तब किया है। अब T2 ये काम कब करेगा, T2 ये काम कब करेगा जो T1 ने किया है बाहर फेंकने वाला, T2 तब करेगा जब ये एलिमेंट T2 का है। और ध्यान से देखिए ये एलिमेंट T2 का ही है, ये एलिमेंट भैया T2 का ही है, मैं प्रूव कर सकता हूं, दिमाग लगाइए। U एलिमेंट कहाँ का है, U एलिमेंट U का है, तो TU कहाँ जाएगा, अरे भैया V के अंदर ही जाएगा। ध्यान से देखो, थोड़ा सा समझने वाली बात है, यहाँ U है तो यहाँ पे TU कहाँ जाएगा, TU V के अंदर ही तो आएगा। समझ पा रहे नहीं, समझ पा रहे हो, तो मतलब T1U कहाँ आएगा, V के अंदर आएगा, और T1V ये भी किस में आएगा, V के, मतलब ये दोनों के दोनों वेक्टर V के हैं, A और B स्केलर है, तो इसका मतलब A1TU प्लस B T1V, ये जो वेक्टर बना है कंपोजिशन से, भाई दोनों वेक्टर V के हैं, जैसे U और V U के थे तो AU BV U में गए थे, इसी प्रकार ये दोनों वेक्टर इमेजेज हैं ये U और V की, तो इमेजेज कहाँ जाएगी, V के अंदर जाएगी। अगर ये दोनों वेक्टर V के हैं तो इसका मतलब A T1U B T1V ये किस में बिलोंग करेगा, V में बिलोंग करेगा। तो अगर ये वेक्टर V का है तो T2 पर काम हो जाएगा। T2 क्या करता है, T2 तो V से वेक्टर उठाकर W में भेजेगा, समझ पा रहे हो ना भाई। T2 क्या करेगा, T2 क्या करेगा, यहाँ V से वेक्टर उठाएगा और T2 के अंडर में इमेज करके W में भेजेगा। तो इसका मतलब अब ये कंपोजिशन यहाँ पर चली जाएगी, अब ये कंपोजिशन यहाँ पर काम करने वाली है, तो क्या करेगा। अब देखिए बड़ा आसान खेल है, बड़ा खूबसूरत खेल खेल रहे हैं यहाँ पर, काम ऑलमोस्ट हो ही गया है, ये समझिए ऑलमोस्ट हो गया काम, है ना। देखिए क्या क्या खेल खेल रहा है। आज समझने वाली बात यह है कि अगर ये कंपोजिशन बनकर वेक्टर बन गया V का, तो T2 तो ट्रांसफॉर्मेशन है, तो T2 क्या करेगा, A को बाहर फेंकेगा और T2 ये T1 अपने पास, T1U अपने पास रख लेगा, जैसे इसने A को बाहर फेंका था T1U रख लिया था, है ना।
तो इसने ए को बाहर फेंका, T2 ने ये वाला एक एलिमेंट है V का अपने पास रखा, ये रख लिया। इसी प्रकार इसने V को बाहर फेंक दिया, ये एक एलिमेंट है, ये एक एलिमेंट है किसका, V का। तो T2 ने एक एलिमेंट रख लिया V का अपने पास, वो कौन है, T1V। ये छोटी सी बात है, ये समझने में पूरे 2 दिन लग जाते हैं या फिर पूरे साल भर लग जाता है, समझ में नहीं आता है। छोटे छोटे पॉइंट्स है ये, है ना। यहां तक क्लियर हो रहा है। अब देखिए क्या करना है, तो ए रहेगा। फिर से डेफिनेशन का इस्तेमाल कीजिए। ये डेफिनेशन क्या है, कंपोजिशन वाली है कि T2 ऑफ T1E। वापिस आते हैं, देखो मैंने बोला था जहां पर ये दिखाई देगा वहां ये लिख सकते हैं, और जहां ये वहां ये लिख सकते हैं। अभी अपने पास ये वाली कंडीशन है T2 ऑफ T1U, तो वो क्या बन जाएगा, T2 T1 ऑफ U। तो हम क्या करेंगे, T2 ऑफ T1U को बना देंगे T2 T1 ऑफ U, है ना। और यहां पर क्या बन जाएगा, B बाहर रहेगा, ये बन जाएगा T2 T1 ऑफ V। और यही हमें प्रूव करना था, तो इस चीज को हमने यहां पहुंचा दिया। तो इससे प्रूव होता है दिस इंप्लाइज T2 T1 इज ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, दैट्स ऑल। यहीं पर हमारा खेल समाप्त होता है, यही हमें करना था। उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा, है ना। यही तो हमें करना था, है ना। A T2 T1 U, B T2 T2 V, यही हमें करना था। देखिए यही हमें करना था, है ना। A T2 T1 U, या फिर आप चाहो तो इसको ऐसे ब्रैकेट, बाकी ठीक लिखा है, एक ब्रैकेट और लगा सकते हो ऐसे U, है ना, ये ऐसे। या चाहो तो इनका ब्रैकेट हटा भी सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता इससे, ये वाला ब्रैकेट आप हटा भी सकते हो। अंडरस्टूड सी बात है कि ये U T2 T1 इस पूरे पे काम कर रहा है ना। ये T2 T1 इस पूरे पे काम कर रहा है, किस पर, ये U जो है इस पूरे पे काम कर रहा है। ये बात समझने वाली है, V इस पूरे पे काम करना है। ब्रैकेट नहीं लगाया तो अंडरस्टूड सी बात है कि ये V इस T2 T1 पे काम कर रहा है और U T1 पे काम कर रहा है, सीधी सी बात है। यही हमें करना था और ये प्रूव हो चुका है ना। तो ये तरीका हमने लगाया है, बहुत आसान तरीका था ना। फिर से बताता हूँ, T1 T2 दो ट्रांसफॉर्मेशन दी हुई थी, उनकी जो कंपोजिशन हमने इस प्रकार से डिफाइन कर ली। और ये कॉन्सेप्ट, ये रट्टा नहीं मारना, ये डेफिनेशन है कंपोजिशन की। उसके बाद हमें T2 T1 को हमें दिखाना है कि लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। तो हमने 2 वेक्टर ले लिए, U और V, और A और B 2 स्केलर्स ले लिए। तो T2 T1 पर ये एलिमेंट हमने लगाया, तो T1 एक ट्रांसफॉर्मेशन है। बाय डेफिनेशन इस्तेमाल कर ली कंपोजिशन की, यहाँ से यहाँ तक कंपोजिशन इस्तेमाल किया। जैसे यहाँ पहुंचे T1 ने अपना सारा रोल अपने पास ले लिया। T1 कहता है भाई ए को और बी को बाहर रख देंगे हम तो। फिर T2 कहता है भाई मैं भी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन हूँ, तो मेरे पास ये वेक्टर V में आ रहा है। तो इसने T2 ने ए को बाहर फेंका, B को बाहर फेंका, T2 ओवर T1 U, T2 ओवर T1 V लग गया। फिर डेफिनेशन फिर से लगा दी कंपोजिशन की, T2 ऑफ T1 U क्या बन गया, T2 T1 ऑफ U। T2 ऑफ T1 V क्या बन गया, T2 T1 ऑफ V। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, दैट्स ऑल। क्या समझते हो, है ना, आसान है। चलिए नेक्स्ट हम आते हैं, नेक्स्ट हम लोग आते हैं, इनको हटा दे क्या, इसको हटा देते हैं, चलिए, है ना, काम हो चुका है क्योंकि अब स्पेस चाहिए हमें। अब आते हैं थोड़ा नंबर 2 पर, है ना। नंबर 2 क्या कहता है, समझते हैं पहले क्या कहता है। कहता है कि T1 U से V और T2 V से W, T1 जो है U से V है और T2 V से W, 2 लीनियर ट्रांसफॉर्मेशंस है। ओके, देन कुछ बातें हैं। पहली बात क्या है, कहता है कि T2 T1 इज 1 1 है, मतलब ये कंपोजिशन जो है वो 1 1 है। तो कह रहा है कि T1 इज ऑल्सो 1 1, T1 भी 1 1 होगी। अगर T2 T1 1 1 है तो T1 भी क्या होगी, 1 1 होगी। अच्छा जी, अब कह रहा है कि T2 T1 ऑन टू है तो T2 ऑन टू हो, T2 क्या होगी, ऑन टू है। यहां पर थोड़ा मिस प्रिंट है, इसको सही कर लीजिए, है ना, इसको मिस प्रिंट है, सही कर लीजिए। मैं इससे हटा देता हूं, इसको यहां से हटा देता हूं, यहां पर ऑन टू आएगा। टाइपिंग का मिस्टेक है थोड़ा, है ना। देन T2 इज ऑन टू, जो आपको स्टडी मटेरियल मिलेगा वहां पर मैं करेक्ट करके दूंगा आपको। तो कॉन्सेप्ट ये है कि अगर T1 T2 दो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है तो उनका कंपोजिशन अगर 1 1 है तो पहले वाला 1 1 है। ध्यान से सुन लो, कितनी कमाल की बात है। T2 T1 1 1 है तो पहले कौन आ रहा है, T1। इस साइड से पहले कौन आ रहा है, T1, वो क्या है, 1 1। T2 T1 अगर ऑन टू है तो जो बाद वाला है, देखो ये बाद वाला, बाद में कौन आ रहा है, T2।
T2 ऑन टू होगा, ये हमें प्रूव करना है। क्लियर बात है, क्या करना है? तो दो सेकंड नंबर थ्योरम के दो पार्ट है, पहले पहला वाला पार्ट कवर करते हैं कि अगर T2 T1 1 1 है, तो मतलब कंपोजिशन 1 1 है, तो T1 क्या है 1 1। ट्रिक याद रखनी है, कभी उल्टा कर दो ना, ये एग्जाम में क्वेश्चन बन के आ सकता है कि ये बात लिखी आएगी, कहेगा कि T2 T1 इज 1 1 देन T2 इज 1 1, तो ये गलत हो गया, क्योंकि T1 1 1 होता है। तो ट्रैक ने क्या रखनी है, 1 1 की बात आए तो पहले वाला पकड़ना है, और जब ऑन टू की बात आए तो दूसरे वाला पकड़ना है, पीछे वाला T2 वाला है ना, बाद वाला, ऐसे। तो आपको इस बात को समझना है ना। तो ये छोटी छोटी टेक्निक है, एग्जाम में क्वेश्चन बन के आ जाती है। मान लो एग्जाम में क्वेश्चन ये आ जाए कि T1 T2 1 1, मतलब T2 T1 की बजाय क्या आ जाए, T1 T2 1 1, तो अब पहले कौन आएगा, T2 का नंबर आएगा, तो T2 1 1 होगा। और आता है कि T1 T2 ऑन टू, तो T2 नहीं होगा ऑन टू, T1 ऑन टू होगा, T1 बाद में आ रहा है। तो ये छोटी छोटी बातें याद रखनी है आपको, है ना। तो ऐसे क्वेश्चन बन के आ जाते हैं एग्जाम में, ट्रू फॉल्स में आ जाता है ना, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, करेक्ट इनकरेक्ट में आ जाता है। तो पहला पार्ट प्रूव करने जा रहे हैं, है ना। T2 T1 1 1, T1 को 1 1 प्रूव करते हैं, तो लीजिए, है ना। तो अपने पास क्या है, देखिए सेकंड नंबर का पार्ट 1 प्रूव करने जा रहे हैं। अपने पास T1 है, कहां से कहां तक भैया, U से V तक, एंड T2 V से W, ये क्या है, V2 लीनियर ट्रांसफॉर्मेशंस, दो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशंस है। क्लियर है, अच्छा जी। तो बात कंपोजिशन के ऊपर चल रही है, तो पहले कंपोजिशन को डिफाइन करके चलते हैं। देन देयर कंपोजिशन, then their composition T2 T1 वो कहां से कहां तक चलेगा भैया, U से W, डिफाइंड एज किस प्रकार से डिफाइंड होगा भैया, T2 T1 ओवर द वेक्टर U, T2 T1 पर U लगाएंगे, है ना, T2 T1 U, ये किस प्रकार से काम करेगा, T2 ऑफ T1 U, जहां हम बताएंगे U कहां से आ रहा है, U से आ रहा है। तो ये कॉन्सेप्ट है, समझ पा रहे हैं आप। तो अब हमें प्रूव करना है, देखिए क्या प्रूव करना है, इफ T2 T1 is 1 1 then T1 is 1 1, यस, ये हमें प्रूव करना है। अगर T2 T1 1 1, मतलब ये कंडीशन तो गिवन है, करना ये है ना, मतलब T1 को 1 1 प्रूव करना है। अब देखिए थोड़ा बैकग्राउंड में चलते हैं, थोड़ा बैकग्राउंड में चलते हैं। अगर हमें ये प्रूव करना है कि T1 1 1 है, समझिए इस कॉन्सेप्ट को, तो डेफिनेशन क्या कहती है 1 1 करने के लिए, डेफिनेशन ये कहती है अगर आप T1 U और T1 V बराबर लेके चलते हैं, मतलब दो इमेजेस बराबर लेके चलते हैं, T1 U और T1 V बराबर लेके चलते हैं, और अगर आप ये प्रूव कर दें U बराबर V, तो प्रूव हो जाएगा कि T1 क्या है 1 1। इफ इसका मतलब होता है, दिस इंप्लाइज का मतलब होता है देन, अगर मैथमेटिकली इसका मतलब निकाले तो दिस इंप्लाइज का मतलब होता है देन। अगर इफ हमारे पास ये है, देन U इज इक्वल टू V हम कर देते हैं, करने में कामयाब हो जाते हैं, तो हम कह देंगे कि T1 क्या है 1 1 है ना, T1 क्या है 1 1 है। हाँ जी, तो यही कॉन्सेप्ट है, डेफिनेशन है, इसका इस्तेमाल करेंगे और इसी से प्रूव करेंगे। तो हम क्या करेंगे, T1 U बराबर T1 V लेकर चलेंगे और फिर इसको प्रूव करेंगे U बराबर V। तो लेट T1 U बराबर T1 V, जहां बताएंगे U और V कहां से आ रहे हैं भैया, U से आ रहे हैं, बताने के चलेंगे भाई, दो एलिमेंट हमने लिए कहां से लिए, U से लिए। तो T1 U बराबर T1 V हम लेके चलते हैं। अब देखिए कहानी क्या है, अब कॉन्सेप्ट ये कहता है जब भी कोई चीज प्रूव करनी होती है तो गिवन का भैया इस्तेमाल करना होता है। गिवन क्या है कि T2 T1 1 1 ये दिया हुआ है और वो करना है T1 को 1 1, तो T2 T1 1 1 है तो T2 T1 का इस्तेमाल करेंगे। तो वो कैसे करेंगे, बोथ साइड, ये लेफ्ट साइड ये राइट साइड, बोथ साइड T2 ऑपरेट कर देंगे। तो इधर भी हमने T2 लगा दिया और भैया इधर भी हमने T2 लगा दिया, ये लीजिए, इस पर T2 ऑपरेट किया, इस पर T2 ऑपरेट कर दिया, दोनों पर बोथ साइड T2 ऑपरेट कर दिया। क्लियर है। और कंपोजिशन की डेफिनेशन क्या कहती है, अगर T2 ऑफ T1 U है तो
तो उसको आप T2 T1 यू लिख सकते हैं। तो इसको क्या लिखेंगे, दिस इंप्लाइज T2 T1 ऑफ यू इज इक्वल टू T2 T1 ऑफ V। यस, अब यही तो मजेदार खेल है। क्या, अरे T2 T1 11 है। अगर T2 T1 11 है तो T2 T1 मतलब U की इमेज अंडर द कंपोजिशन T2 T1, V की इमेज अंडर द कंपोजिशन T2 T1। अच्छा ये 1 है, ये 1 है भैया, बोल 1 1 ना लिख 2 दिया। मतलब T2 T1 1 1 है तो समझने वाली बात क्या है कि ये U और V बराबर हो जाएंगे। अरे भैया T2 T1 अगर 1 1 है, T2 T1 1 1 है, तो अगर ये इमेज U की अंडर द कंपोजिशन अंडर द मैपिंग T2 T1 बराबर है इस V के इमेज के, V की इमेज क्या है अंडर द कंपोजिशन T2 T1 ये है, तो मतलब ये दो इमेज बराबर है और T2 T1 1 1 है, तो सीधा सा मतलब क्या निकलता है, दिस इंप्लाइज U बराबर V। भाई T2 T1 1 1 है तो अगर ये इसके बराबर है तो सीधी सी बात है U और V बराबर है। क्यों, T2 T1 1 1 है, सीधी सी बात है ना, जैसे वहां पर बात होती है। तो हमें करना क्या था, हमें तो U और V बराबर करना था और हमने इसका सहारा लिया है। तो हमने T1 U बराबर T1 V लेके चले थे और काम करते करते U बराबर V प्रूव कर दिया। तो दिस इंप्लाइज T1 इज 1 1। तो देखा क्या कॉन्सेप्ट है, तो ये है कॉन्सेप्ट। अगर कंपोजिशन 1 1 है, T2 T1 कंपोजिशन 1 1 है, तो पहले वाला T1 ट्रांसफॉर्मेशन 1 1 होती है। क्लियर है। सेकंड पार्ट करते हैं, थ्योरम सेकंड का सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में क्या करेंगे, हम लोग T2 T1 को ऑन टू लेके चलेंगे और प्रूव करेंगे T2 ऑन टू है ना। और जो गिवन कंडीशंस है यहां से यहां तक की, यहां से लेकर के यहां तक की, वो सेम रहेगी। ये सारा सेम रहेगा, बस कहानी यहां से बदलेगी, है ना। क्योंकि ये पहला, एक्चुअल में अगर मैं कहूं, अगर मैं इसको ये कहूं कि सेकंड पार्ट, सेकंड थ्योरम का पार्ट 1 यहां से शुरू होता है तो सही बात है। तो सेकंड में ये तो सारा गिवन दोनों में चलेगा, ये पार्ट 1 यहां से शुरू होता है ना, और पार्ट 2 हम शुरू कर रहे हैं यहां पर। तो हम कर देंगे क्या, हम कहेंगे T2 T1 इफ T2 T1 is on to then T2 is on to। हमें करना क्या है, T2 को ऑन टू प्रूव करना है, T2 T1 ऑन टू है। क्लियर बात है, चलिए करते हैं। अब कॉन्सेप्ट क्या कहता है भैया, देखो छोटी छोटी बातें बहुत काम आती है। कॉन्सेप्ट क्या कहता है, अगर T2 को ऑन टू प्रूव करना है, T2 को ऑन टू प्रूव करना है, तो कॉन्सेप्ट ये कहता है अगर आपका T2 V से W है, T2 क्या है, V से W है अपना, तो T2 को ऑन टू प्रूव करना है तो इस W से एक एलिमेंट ढूंढ के लाओ। मतलब ढूंढ के नहीं लाना, एक एलिमेंट लेके चलना है, ढूंढेंगे तो। अब अगर T2 को ऑन टू प्रूव करना है तो यहां से एक एलिमेंट लेकर चलो और ये प्रूव कर दो कि ये एलिमेंट किसी ना किसी की इमेज है, मतलब इस एलिमेंट को किसी ने पकड़ा हुआ है। ऑन टू की डेफिनेशन क्या कहती है, ऑन टू की डेफिनेशन ये कहती है यहां के, मतलब W के पास, यहां के प्रत्येक एलिमेंट के पास प्री इमेज होनी चाहिए। मतलब यहां का प्रत्येक एलिमेंट को किसी न किसी ने उधर पकड़ा हुआ है, रस्सी से बंधा हुआ है। तो W एक जनरल एलिमेंट ले लेंगे, W सबका काम करने वाला है, W एक सरदार बन के जाएगा, मतलब एक ऐसी भूमिका निभाएगा जो कहेगा भाई मैं मुखिया हूं, इस W के प्रत्येक एलिमेंट के लिए मैं काम करूंगा। अगर आपने मुझे प्रूव कर दिया तो मैं समझ लीजिए सबके लिए प्रूव हो गया। W एक जनरल एलिमेंट है, ये वाला W क्या है, एक जनरल एलिमेंट। तो यहां से जनरल एलिमेंट W लेंगे, W के अंदर, और उसको कह देंगे कि उसके पास प्री इमेज है, मतलब वो उसको किसी ने पकड़ा हुआ है। तो ये प्रूव हो जाएगा कि ये ऑन टू है। क्यों, ऑन टू डेफिनेशन ये कहती है कि सभी के पास होना चाहिए। तो W जनरल बात है, तो W के पास है तो W की शक्ल तो कुछ भी हो सकती है, तो मतलब सबके पास है। ये तरीका होता है मैथमेटिकली प्रूव करने का। तो हम W लेके चलेंगे फॉर एवरी W बिलोंग्स टू W। अगर हम ये ढूंढने में कामयाब हो गए, क्या, V बिलोंग्स टू V, W के लिए अगर हमने V ढूंढ लिया, ढूंढेंगे, V ढूंढना पड़ता है भैया, और ढूंढने के लिए कुछ कंडीशन शर्तें वो पूरी होनी चाहिए मैथमेटिकली। तो अगर हमने एक V ढूंढ लिया V के अंदर और ये प्रूव कर दिया कि TV बराबर W, तो ये प्रूव हो गया कि T2 क्या है, ऑन टू है। T2 V बराबर W प्रूव कर दिया तो T2 क्या है, ऑन टू है। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, चलिए इस पर काम करते हैं। तो ये हमें करके दिखाना है।
तो लीजिए लेट W बिलोंग्स टू W, स्मॉल w ले लिया हमने कैपिटल W के अंदर। क्लियर है? हाँ जी क्लियर है। चलिए अब W बिलोंग्स टू कैपिटल W हमने लिया है। अब हम क्या करने वाले, T2 को ऑन टू करना चाह रहे हैं, तो एक V एलिमेंट हमें ढूंढ के लाना है। अब कैसे ढूंढ के लाते हैं, और गिवन का इस्तेमाल भी करना है। मैंने बोला गिवन का इस्तेमाल नहीं करेंगे तो कॉन्सेप्ट ही नहीं होगा। अब गिवन का इस्तेमाल करते हैं। T2 T1 क्या है, ऑन टू दिया हुआ है, तो दिमाग लगाइए T2 T1 है क्या। देखिए पीछे T2 T1 है क्या, T2 T1 U से W का है मैपिंग। T2 T1 क्या है, U से W है, और T2 T1 ऑन टू है। क्या समझे, T2 T1 क्या है, ऑन टू। तो मतलब यहां से कोई एलिमेंट है अपने पास, तो यहां एलिमेंट है, इसके लिए जो TU बराबर W बनेगा। क्यों, ये तो ऑन टू है ना, तो है तो ये कंडीशन यूज सेटिस्फाई करेगा। तो क्या कहेंगे हम, सिंस। सिंस का मतलब होता है क्योंकि, वजह बता रहे हैं, क्योंकि सिंस T2 T1 U से W इज ऑन टू। ओके, अच्छा, इस गिवन का सहारा लेंगे। जी हाँ, T2 T1 U से W ऑन टू है, तो इसका मतलब देयर एग्जिस्ट, इट मींस देयर एग्जिस्ट U belongs to U such that मतलब यहां कोई एलिमेंट W है और T2 T1 ऑन टू है, तो यहां एक एलिमेंट W, यहां एक एलिमेंट U के अंदर 100% बैठा हुआ है, जिसको W ने पकड़ा हुआ है, W जिसने W को पकड़ा हुआ है ना। तो इसका मतलब सच दैट T ऑफ U, सॉरी T2 T1 U, क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन कौन सी है यहां पर, T2 T1 है, सच दैट T2 T1 U दैट्स इक्वल टू W। जी हाँ, अगर W के अंदर लिया है, T2 T1 ऑन टू है, तो इसका मतलब यहां पर एक U जरूर है, अगर T2 T1 ऑन टू है तो, जिसने W को पकड़ा हुआ है ना। कुछ ऐसे समझ लीजिए, यहां पर U है और यहां पर W है, तो यहां पर इस W को इस U ने पकड़ा हुआ है। अगर 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 T2 T1 ऑन टू है, तो वो है, तो हम कंडीशन का यूज करेंगे। चलिए यहां पहुंच के भैया, अब डेफिनेशन लगाता है कंपोजिशन की। वो तो ये कहती है अगर T2 T1 ऑफ U है, तो दिस इंप्लाइज T2 को बाहर रखेंगे, इसको लिख सकते हैं T1 ऑफ U दैट्स इक्वल टू W। बिल्कुल लिख सकते हैं, हाँ। अब T1 ऑफ U का मतलब क्या है, छोटी सी बात समझिए। T1 क्या है, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। तो छोटी सी बात समझने वाली क्या है, अगर T1 एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, कहां से कहां तक, U से V के पास, तो मतलब अगर कोई एलिमेंट U इस U के अंदर है, तो T1 U का मतलब क्या है, V है, और ये V कहां से आएगा, इस कैपिटल V से। ये डेफिनेशन है T1 की, क्योंकि T1 क्या है, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, तो हम ये यूज कर सकते हैं। अगर U के अंदर है, तो कोई ना कोई V इसके अंदर बैठा हुआ है, जो T1 U बराबर V बन रहा है, डेफिनेशन ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। तो इसका मतलब हम लिख सकते हैं, दिस इंप्लाइज T1 U, ये T1 U क्या है, एक प्री इमेज है। क्या है, एक प्री इमेज है, किसकी भैया, W की। T1 U एक क्या है, प्री इमेज, किसकी, W की। किसके अंडर में, T2 के अंडर में, अंडर T2। जैसे मैं कहता हूं कि U की, देखिए समझिए, मैं कहता हूं कि भाई U की इमेज V है, U की इमेज V है, तो V की प्री इमेज कौन है, V की प्री इमेज U है। तो वही बात ये है, तो अगर T2 ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर इस एलिमेंट T1 U की इमेज W है, तो W की प्री इमेज कौन है, T1 U, तो इसका मतलब T1 U इज प्री इमेज ऑफ W। क्लियर है, अंडर ट्रांसफॉर्मेशन T2। अब देखिए मैंने थोड़ी देर पहले यहां कंसेप्ट समझाया है, क्योंकि T1 क्या है, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, तो इसका मतलब T1 U को V लिखा जा सकता है। तो लेट T1 U इज इक्वल टू V, और वहां पर V कहां से आ रहा है, फॉर ऑल V बिलोंग्स टू V। हम मान सकते हैं कि T1 U क्या है, V है। V कहां से आ रहा है, V से, क्यों, T1 एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, तो हम बता भी सकते हैं यहां पर ब्रैकेट में, बिकॉज हम बता सकते हैं T1 इज लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, T1 इज LT, बोले तो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। क्लियर सी बात है। अब वापस यहीं आ जाते हैं, है ना, वापस यहीं आ जाते हैं। ये तो मैंने आपको कहानी सुनाई है, तो वापस यहीं आते हैं। तो T2 रहेगा,
T1U की जगह पर क्या लिख सकते हैं भैया, V लिख सकते हैं, ये लीजिए, है ना। आप इसको चाहो तो नंबर 1 भी दे सकते हैं, फ्रॉम फर्स्ट। तो यहां पर हमने V लिखा, तो T2V दैट्स इक्वल टू W। तो देखा कितनी आसानी से हमने प्रूव कर दिया। मतलब हमने W लिया W के अंदर, W लिया W के अंदर, है ना, W के अंदर लिया, और इस पर काम करते 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 हमने एक एलिमेंट क्या नाम है उसका, V बिलोंग्स टू V ढूंढ लिया, जो इस प्रकार से है कि T2V इज इक्वल टू W। समझ पा रहे कि नहीं पा रहे। तो W के अंदर काम करते हुए करते करते हुए हमने एक V एलिमेंट V में ढूंढा, और इस प्रकार से ढूंढा कि T2V बराबर W आया। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि T2 इज ऑन टू। यहां पर इस V को ढूंढना बहुत आवश्यक था। अब आप कहोगे सर डायरेक्टली मिल जाता है, तो ट्रांसफॉर्मेशन है, तो नहीं, इस T2 T1 ऑन टू है, इस कंडीशन का यूज करते हुए, मैथमेटिकली कॉन्सेप्ट का यूज करते हुए हमने V को ढूंढा है। डायरेक्ट थोड़ी ना कह देंगे कि V1 V के अंदर है, नहीं, इस कंडीशंस को फॉलो कर रहे हैं। T2 एक ट्रांसफॉर्मेशन है, तब यहां पर हम लोग पहुंच रहे हैं, ये इमेज बन रही है इसकी, है ना। तो इस कंडीशंस पर हमने V ढूंढा है, और T2V अगर VW आ रहा है, तो W कहां से लिया था, W यहां से लिया, W हमने कहां से लिया, W हमने W से लिया, है ना, और U ढूंढा, हाँ V ढूंढा हमने V के अंदर से। तो हमने प्रूव कर दिया कि हमारा, देखिए W हमने यहां से लिया और इसमें एक V ढूंढा, तो T2 V हमने W प्रूव कर दिया, तो इसका मतलब हमारा T2 क्या हो गया, ऑन टू हो गया। यही कॉन्सेप्ट था। तो उम्मीद करता हूँ छोटा सा कॉन्सेप्ट है, क्लियर हो गया होगा आपको, है ना। तो इसका मतलब हमने हमने प्रॉपर्टी नंबर थ्योरम नंबर 1 प्रूव कर ली, और थ्योरम नंबर 2 के दोनों पार्ट्स हमने कवर कर लिए, है ना। तो ये हमने कॉन्सेप्ट अभी कवर किया है कि कंपोजिशन क्या होती है, प्रोडक्ट ऑफ टू लीनियर ट्रांसफॉर्मेशंस क्या होती है, कंपोजिशन ऑफ टू लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन क्या होती है, ये कॉन्सेप्ट बेसिक हमने समझा। उसके बाद हमने ये थ्योरम के 1 और थ्योरम 2 के दोनों पार्ट कवर किए। अब एक छोटा सा एग्जांपल भी लेते हैं, कंपोजिशन ऑफ टू लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का कंपोजिशन से एग्जांपल समझते हैं कि एग्जाम में क्वेश्चन न्यूमेरिकल में कैसे आ सकते हैं। बहुत सिंपल क्वेश्चन आते हैं, है ना। ये तो थ्योरेटिकल बातें थी, यहीं से क्वेश्चन बन जाएंगे। 1 2 3 क्वेश्चन यहाँ से बन चुके हैं, और एक वो मैंने समझाया था कि देखिए मैंने आपको समझाया था ना कि T2 T1 ये क्वेश्चन बन जाते हैं। चाहो तो आप इसको नोट भी कर सकते हो। नोट नंबर 1, T2 T1 इज डिफाइंड, ये अपने आप में क्वेश्चन है। T2 T1 इज डिफाइंड ओनली व्हेन, चाहो तो आप नोट कर सकते हैं, ओनली व्हेन रेंज ऑफ T1 इज सबसेट ऑफ डोमेन ऑफ T2। मतलब पहले वाली की रेंज दूसरे की डोमेन में होनी चाहिए, पहला कॉन्सेप्ट। दूसरा नंबर पॉइंट, T1 T2 इज डिफाइंड, वो T2 T1 था, T1 T2 इज डिफाइंड ओनली व्हेन, ऐसे भी तो आ सकता है, जरूरी थोड़ी कि T2 T1 पे क्वेश्चन आए सारे, T1 T2 पर भी आ सकते हैं। T1 T2 इज डिफाइंड ओनली व्हेन रेंज ऑफ T2 इज सबसेट ऑफ डोमेन ऑफ T1। यस, ये कॉन्सेप्ट है, हाँ? तो T1 T2 की अगर बात कर रहे हैं, तो T1 T2 की बात करेंगे तो पहले T2 आएगा U से V, और उसके बाद T1 आएगा कहां से कहां तक, V से W, है ना। उसके बाद क्या आएगा, T1 आएगा, पहले T2 आएगा V से W, फिर T1 आएगा, हाँ, पहले T2 आएगा U से V, और T1 आएगा V से W। तो फिर हमारा डिफाइंड होगा क्या, यहां लिख दूं क्या, यहां लिख दूं, फिर हमारा डिफाइंड होगा T1 T2 कहां से कहां तक, U से W की तरफ, और T1 T2 पर कैसे लिखा जाता है, U दैट्स इक्वल टू T1 ऑफ T2 U। ये मैंने आपको कॉन्सेप्ट समझाया है कि T1 T2 किस प्रकार से काम करता है ना। तो T1 T2 डिफाइंड कब होगा, जब ये वाली कंडीशन होगी। और बाई चांस आपके दिमाग में चल रहा है सर आपने T2 T1 को डिफाइंड करके दिखाया है, T1 T2 को नहीं दिखाया, तो T1 T2 ऐसे डिफाइंड होता है ना।
तो T1 T2 अगर U से V है तो T1 V से W है, तो हमारा क्या बनेगा, यहां से जब बनेगा तो T1 T2 बनेगा, है ना, क्योंकि पहले एलिमेंट T1 T2 से उठाया गया है, तो पहले T2 पर कंडीशन अप्लाई होगी फिर T1 पे जाएगा, तो T1 T2 ऐसे डिफाइंड होता है। क्लियर बात है? जी हाँ। तो ये कॉन्सेप्ट हमने कवर किए, थ्योरम कवर करिए। अब हम छोटा सा एग्जाम्पल ले लेते हैं। एग्जाम्पल सर हाँ ये रहा एग्जाम्पल, मैंने बना के रखा है, इस एग्जाम्पल को कवर करते हैं। ये तो समय काफ़ी है, ये तो क्लास लंबी हो जाएगी, तो पार्ट 3 में करेंगे बाकी की चीज़ें, पहले एग्जाम्पल्स तो कवर करते हैं। ये कंपोजिशन के ऊपर ही है ना, कॉन्सेप्ट समझते हैं क्या कर रहा है, एग्जाम्पल समझते हैं क्या कर रहा है। कह रहा है कि लेट द लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन T1 कहाँ है, 3 डायमेंशनल वेक्टर स्पेस से 2 डायमेंशनल पर, R3 से R2 पर जा रहा है T1, सच दैट T1 को डिफाइन किस प्रकार से कर रखा है, T1 XYZ। देखिए ये 3 टपल है, तो यहाँ पर 1 2 3 टपल के एलिमेंट्स है, और यहाँ पर R स्क्वायर है, तो मतलब 2 टपल के, एक और एक दो, है ना, समझ पा रहे हो आप, R3 से R2 पर जा रहा है। एंड T2 R स्क्वायर से R स्क्वायर है, सच दैट देखिए 2 टपल से 2 टपल पे जा रहा है, R2 से R2 है ना, तो इस T2 इस प्रकार से डिफाइंड हो रहा है। तो कह रहा है कि कंप्यूट करो, कंप्यूट बोले तो कैलकुलेशन करो, निकाल के दिखाओ क्या T1 T2 और T2 T1 दोनों की कंपोजिशन निकाल के दिखाओ क्या आएगी, मतलब डिफाइंड करके दिखाओ। तो देखिए अब पहले बात करते हैं T1 T2 की डिफाइंड होगा कि नहीं होगा। मैंने रिजल्ट बताया ये काम आएगा, कौन सा रिजल्ट, ये छोटी छोटी बातें, ये जो नोट मैंने बताए हैं यहाँ पर, ये नोट मैंने कहाँ बता रखा है आपको, देखो ये छोटे छोटे पॉइंट्स है ना, कहाँ है ये रे, ये छोटे छोटे पॉइंट बहुत काम आते हैं। एग्जाम में आपको T1 T2 निकालना आ जाए और 4 ऑप्शन में एक ऑप्शन ये दिखाई दे डज नॉट एग्जिस्ट, हाँ तो ये डज नॉट एग्जिस्ट भी ऑप्शन हो सकता है, करेक्ट। क्यों हो सकता है, आप T1 T2 T1 निकालने जा रहे हो और T2 T1 एग्जिस्ट ही ना करे, तो फिर उसका उस पर दिमाग लगाना, उस पर सोल्यूशन बनाना तो बेवकूफ़ी है। क्यों? क्योंकि T2 T1 तभी डिफाइंड होगा जब रेंज ऑफ T1 सबसेट होगा रेंज डोमेन ऑफ T2 का। तो T2 T1 निकालने से पहले ये कंडीशन चेक कर लीजिएगा, अगर है डिफाइंड है तभी तो सॉल्यूशन निकालेंगे, उसका डिफाइंड करेंगे, उसका डेफिनेशन कॉन्सेप्ट को निकालेंगे, मैपिंग निकालेंगे। अगर वो डिफाइंड नहीं हो रहा तो ऑप्शन लिख देंगे डज नॉट एग्जिस्ट। क्लियर सी बात है ना। तो देखिए यहाँ पर एग्जाम्पल में नजर डालते हैं। तो एज द रेंज ऑफ T2 इज नॉट कंटेन्ड इन द डोमेन ऑफ T1, देखिए थोड़ा दिमाग लगाइए, T1 क्या है भैया, R3 से R2, और T2 क्या है, T2 हमारा है R स्क्वायर से R स्क्वायर। अब एक बात बताइए, ये T2 की डोमेन है ना, ये T2 की डोमेन और ये T2 की कोडोमेन, रेंज कहां होगी, इस R स्क्वायर के अंदर जो एलिमेंट्स बना बना कर आएंगे इस डोमेन से, वो हमारी रेंज बनेगी। अब दिमाग लगाइए, रेंज जो स्पेस बनेगा, रेंज बनेगा, इमेजेस का सेट बनेगा, उसके अंदर जितने भी वेक्टर होंगे वो 2 टपल के होंगे। क्लियर सी बात है ना भाई, यहां से बनकर भले ही यहाँ R3, अगर यहाँ पर R3 भी हो सकता है, समझिए ध्यान कॉन्सेप्ट को, यहाँ पर R3 हो R4, उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन जब इमेज बनकर आएगी तो यहाँ पर R स्क्वायर होने से ये कोडोमेन है, तो रेंज तो सबसेट होता है ना कोडोमेन का, तो कहीं ना कहीं जो रेंज के अंदर एलिमेंट है वो भी 2 टपल के ही होंगे, क्योंकि R स्क्वायर है, तो यहाँ पे 2 टपल के एलिमेंट्स आएंगे सारे रेंज के अंदर। तो लेकिन यहाँ डोमेन में तो 3 टपल के आएंगे, तो जो 2 टपल के एलिमेंट है वो यहाँ कैसे मिलेंगे आपको, नहीं मिल सकते। मान लीजिए इसके अंदर एक एलिमेंट बैठा हुआ है 1,2, तो इसके अंदर एलिमेंट 1,2 इसके साथ में कुछ और यहां पर लिखा हुआ मिलेगा, 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है। आप ये सोच रहे हैं सर जी 0 लिखा हो जाएगा, अरे भैया 0 लिखा है तो भी ये 3 टपल ही है, 1 टपल 2 टपल 3 टपल, क्योंकि R3 का मतलब क्या होता है, R3 का मतलब होता है R गुणा में R गुणा में R, क्रॉस ट्रिपल प्रोडक्ट R का। तो ये R से आया पहला, ये दूसरा R से आया, ये तीसरा R से आया, तो 0 एक रियल नंबर हो सकता है, R बोले तो सेट ऑफ रियल नंबर, तो 0 ये 3 टप्पल है, कहीं आप सोचो 0 लगा के एक बना सकते हैं, नहीं, तो 0 लगा भी दिया तो वो थर्ड कंपोनेंट का रोल करेगा, निभाएगा, थर्ड कंपोनेंट का रोल निभाएगा। तो सीधा सा मतलब इसकी रेंज में जो एलिमेंट है 2 टपल के हैं और इसकी डोमेन के अंदर 3 टपल के हैं, तो जो एलिमेंट यहाँ है वो बिल्कुल नहीं हो सकते यहाँ पर, तो नहीं हो सकते, तो मतलब T2 T1 हमारा जो है T1 T2 वो डिफाइंड नहीं होगा। क्यों? अगर इसकी जो रेंज इसके डोमेन में नहीं जा रही है तो सीधी सी बात है हमारा T1 T2 डिफाइंड नहीं होगा। देखो ऐसे पहले T2 आया ना, पहले T2 आया तो इसकी रेंज इसमें जा रही है, सबको समझने की बात करो। T2 क्या है, R स्क्वायर से R स्क्वायर, और T1 क्या है,
आर क्यूब से आर स्क्वायर। तो यहां से यहां आए, फिर यहां से यहां नहीं जा पा रहे, है ना। तो पहले यहां से यहां आए, फिर यहां से यहां आने का रास्ता नहीं है ना। समझ पा रहे हो ना आप। चलो मैं कहाँ बताऊं आपको, मैं आपको यहां बताऊं। देखो हमारा टी टू क्या है, एक बार बैक चलते हैं। टी टू क्या है हमारा, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर, है ना। और टी वन क्या है, आर की पावर 3 से आर स्क्वायर। तो यहां से यहां आए, लेकिन इन दोनों के बीच में कनेक्शन नहीं हो पा रहा। मतलब यहां से यहां तभी जा पाएंगे जब इन दोनों का भैया कनेक्शन होगा। समझ पा रहे हैं ना, इन दोनों का कनेक्शन होगा, लेकिन कनेक्शन नहीं हो पा रहा क्योंकि यहाँ पर 2 टपल के हैं, ये 3 टपल के हैं। मतलब जो एलिमेंट यहाँ है वो यहाँ नहीं मिलेंगे अपने को। तो एलिमेंट नहीं मिल रहे, तो मतलब ये इसका सबसेट कैसे होगा, रेंज इसका सबसेट कैसे होगा। सबसेट तभी होता है ना जब यहाँ रेंज के सारे एलिमेंट इसके डोमेन में चले जाएं। लेकिन जब कनेक्शन नहीं, कोई एलिमेंट नहीं जा रहा, तो इसका मतलब सीधा सा मतलब है T2 से हम T2 T1 पर कंपोजिशन नहीं कर पा रहे हैं। तो इसका मतलब सीधा सा है हमारा जो T1 T2 है वो नॉट डिफाइंड है, नॉट डिफाइंड। T1 T2 इज नॉट डिफाइंड। ध्यान रखना जो यहां पहले लिखा जाता है वो यहां पहले आता है। T2 यहां पहले लिखा गया है, T1 बाद में लिखा गया है। तो राइट साइड से पहले T2 आएगा, क्योंकि एलिमेंट पहले T2 पर अप्लाई होगा फिर T1 पे अप्लाई होगा। वही तो करते हैं, पहले यहां से T2 पर लिखा जाता है, पहले T2 को अप्लाई करके फिर T1 पर पहुंचा जाता है। तो पहले T1 T2 लिखा जाएगा। मतलब दिखने में उल्टा दिखता है ये। अगर T2 T1, T2 के बाद T1 आ रहा है तो यहां पर T1 T2 आएगा। याद कीजिए जैसे हम लोग करते थे फंक्शन के चैप्टर में, x से y, g होता था y से z। तो ये इन दोनों का कंपोजिशन से जो नया फंक्शन बनता था वो जी ओ एफ बनता था, ना कि एफ ऑफ जी बनता था। क्योंकि एफ आ रहा पहले आ रहा है तो एलिमेंट एफ पे लगाया जाएगा, फिर वो वहां जेड पे पहुंचेगा, एक्स से जेड पर। तो पहले एफ पर चीजें आती हैं फिर वो जी पर जाती हैं। ये छोटा सा कनेक्शन आपको समझना है। अब मैं वापस वहीं आता हूं। तो हमने देखा कि भाई रेंज ऑफ T2 नोट कंटेन्ड इन द डोमेन ऑफ T1। तो इसका मतलब T1 T2 भैया नोट डिफाइंड है, T1 T2 भैया डिफाइंड नहीं होगा। क्लियर सी बात है। अब चलते हैं, अब देखते हैं क्या T2 T1 डिफाइंड होता है। नाउ देयर आर रेंज ऑफ T1 इज कंटेन्ड इन द डोमेन ऑफ T2। समझिए इस बात को, रेंज ऑफ T1, T1 की रेंज 2 टपल के आएंगे, T1 की रेंज के अंदर 2 टपल के आएंगे। और भैया T2 की डोमेन में भी 2 टपल के बैठे हुए हैं। इसकी रेंज में 2 टपल के हैं, इसकी डोमेन में 2 टपल के हैं। तो कहीं ना कहीं एलिमेंट चले जाएंगे, 2 टपल के एलिमेंट वहां मिल जाएंगे। रियल नंबर्स के हैं सारे के सारे, तो कहीं ना कहीं मिल जाएंगे। तो इसका मतलब सीधा सा क्लियर है, रेंज ऑफ T1 कंटेन्ड है T2 की डोमेन में। तो T2 T1 हमारा डिफाइंड हो जाएगा, है ना। पहले T1 फिर T2 बोला है मैंने, तो पहले T1 फिर T2, समझ पा रहे हो। तो T2 T1 डिफाइंड हो जाएगा। अब कैसे डिफाइंड होगा, कंपोजिशन की डेफिनेशन से। तो हमने एक एलिमेंट XYZ लगाया T2 T1 के ऊपर, तो पहले ये एलिमेंट T1 के पास जाएगा, डेफिनेशन और कंपोजिशन। तो T2 बाहर आएगा, पहले किसके पास गया, T1 के पास गया। अब T1 क्या कहता है, देखो T1 कहता है कि मेरे पास इस प्रकार का एलिमेंट है तो मैं उसको इस प्रकार से लिखूंगा 4x 3y - 2z। तो T2 तो T2 रहा, ये T2 तो T2 रहा। और यहाँ ये जो वैल्यू आई है ये किसकी वैल्यू आई है, T1 XYZ की। ये रही, इसकी वैल्यू हमने यहाँ उठा ली। अब देखिए ये एक कंपोनेंट, ये दूसरा कंपोनेंट। तो T2 के पास 2 कंपोनेंट के एलिमेंट आ चुके हैं। तो T2 क्या कह रहा है भाई, T2 कह रहा है कि मेरे पास अगर x है तो इसको माइनस का 2x लिखूंगा, और y है तो y को y लिखूंगा। तो हमने क्या किया, T2 के पास ये वाला एलिमेंट, तो ये तो ऐसे कैसे आएगा। और इस एलिमेंट को इसने -2 टाइम्स लिखा है, x को -2x लिखा है, तो इसको इस एलिमेंट को -2x लिखा तो माइनस का 8x आया। तो इसका मतलब हमारा T2 T1 जो ऊपर से हम निकालते आ रहे हैं वो हमारा ये आएगा। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, जैसे हम 9 जैसे 11 12 में निकालते थे ना, जी ऑफ एफ निकालते थे, एफ ऑफ जी निकालते थे, एग्जैक्टली ये वही कॉन्सेप्ट है। क्लियर हो गया होगा आपको, है ना। तो अभी हमने एग्जाम्पल भी साथ साथ कवर कर लिया है, और ये थ्योरम्स प्रॉपर्टीज भी हमने, मतलब आज हमने पार्ट 2 में ये कॉन्सेप्ट कवर किया है। और उसके बाद हमने ये 2 थ्योरम्स, ये सेकंड थ्योरम के दोनों पार्ट, और उसके बाद हमने ये एग्जाम्पल्स कवर कर लिया, है ना। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे नॉन सिंगुलर और सिंगुलर ट्रांसफॉर्मेशंस के बारे में। तो ये क्लास काफ़ी लंबी हो गई है, फिलहाल 1 घंटा होने वाला है लगभग, है ना। तो पार्ट 2 को यहीं पर समाप्त करते हैं। पार्ट 3 के अंदर हम आपसे मिलेंगे, और पार्ट 3 में हम डिटेल में सीखेंगे अच्छे तरीके से, जल्दबाजी नहीं करेंगे, थोड़ा समय ले लेंगे, अच्छे से समझाएंगे आपको नॉन सिंगुलर क्या होता है और सिंगुलर ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है। बड़ा कमाल का कॉन्सेप्ट है, एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं।
एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो समझिएगा ध्यान से, है ना। बेसिक बात सारी समझाऊंगा मैं आपको। फिलहाल यहीं पर इस क्लास को समाप्त करते हैं, पार्ट 3 में आपसे मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए नमस्ते।